गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज से मैं आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। जैसा कि आप सभी जानते हो, फिजिक्स इज एसेंशियली ए साइंस ऑफ मेजरमेंट। फिजिक्स में बिना मेजरमेंट के हमारा ज्ञान अधूरा है। हियर वी नीड टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज। हम मेजर क्या करते हैं यहाँ पर? तो फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करना पड़ता है। किसी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, उसका डायमेंशन क्या है, वो हमें जानना पड़ता है और उसके लिए उसको मेजर करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज इन टर्म्स ऑफ विच द लॉज ऑफ फिजिक्स आर रिटन। तो फिजिकल क्वांटिटीज वो हैं जिनकी मदद से हम फिजिक्स के कायदे कानून को एक्सप्रेस कर पाते हैं, फिजिक्स के लॉज को हम लिख पाते हैं, मैथमेटिकली उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस, इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशंस। ठीक है, तमाम क्वांटिटीज हैं ऐसे। और जैसे कुछ एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, मास, लेंथ, टाइम, प्रेशर, एनर्जी, फोर्स, टेम्परेचर, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और भी कई सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी मदद से हम फिजिक्स के लॉज को हम एक्सप्रेस कर पाते हैं। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज कितने प्रकार के होते हैं? तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं। देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट, फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज। द फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज और बेस क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो हैं जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, जो कंप्लीटली स्वतंत्र होते हैं और एक क्वांटिटी को किसी दूसरे फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। दे आर ऑल इंडिपेंडेंट, टोटली इंडिपेंडेंट। एज फॉर एग्जांपल, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं या बेस क्वांटिटीज हैं। दो और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की हम बात करेंगे बाद में, लेकिन ये दूसरे तरह की क्वांटिटी जो है डिराइव्ड क्वांटिटीज, इसको पहले जिक्र कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज में पहला फंडामेंटल हो गया, जो 7 प्लस 2 और जिसके हम चर्चा करेंगे उनका नाम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहा जाता है। तो वो 9 हो गए एक तरह से। और ये दूसरी क्वांटिटी डिराइव्ड क्वांटिटीज, वो फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड in association with 2 or more fundamental quantities are called derived quantities। वो सभी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको लिखने के लिए, जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें 2 या 2 से अधिक फंडामेंटल क्वांटिटीज की मदद की जरूरत पड़ती है। जैसे जब हम फोर्स के लिए एक्सप्रेशन लिखते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, फर्दर तुम जानते हो एक्सेलरेशन क्या होता है? तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर होता है। तो मास तुमने देखा कि फंडामेंटल क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन की जगह जब हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम स्क्वायर, तो डिस्प्लेसमेंट अनदर फंडामेंटल क्वांटिटी है। टाइम स्क्वायर, टाइम जो है वो अनदर फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फोर्स को एक्सप्रेस करने के लिए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन के रूप में जब हम लिखते हैं, तो ये जो फोर्स है इसके लिए हमें 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज मास, लेंथ और टाइम की जरूरत पड़ती है। वैसे ही जब हम प्रेशर को एक्सप्रेस करेंगे तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो फोर्स अभी हमने देखा कि ये डिराइव्ड क्वांटिटी है जो कि मास, लेंथ और टाइम पर डिपेंड करती है। अपॉन एरिया, एरिया खुद लेंथ स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर स्क्वायर की बात करें तो साइड लेंथ का स्क्वायर होता है, या कोई भी एरिया है तो उसमें स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर ऐसे करते हैं तो वो लेंथ का ही स्क्वायर माना जाएगा। तो प्रेशर क्या हुआ? ये भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई, क्योंकि इसमें भी मास, फंडामेंटल क्वांटिटी, लेंथ इन्वॉल्व हो रहा है, टाइम इन्वॉल्व हो रहा है। वर्क की बात करें, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स जो कि खुद डिराइव्ड क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट जो है भले फंडामेंटल है। तो तुम देख रहे हो किस तरह से वर्क भी जो है डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई। तो ऐसे सभी क्वांटिटीज जिनको एक्सप्रेस करने के लिए 2 या 2 से अधिक फंडामेंटल क्वांटिटीज की हमें जरूरत पड़ती है, वो सभी जो है डिराइव्ड क्वांटिटीज कहलाते हैं। तो ये 2 तरह के फिजिकल क्वांटिटीज हो गए, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। क्लियर है? अब हमें इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करना होता है। तो मेजर करने का प्रोसेस क्या होता है? जब हम किसी क्वांटिटी की माप तोल कर रहे होते हैं तो उसका तरीका क्या होता है? विच थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी? There are 2 such things required in order to measure
द फिजिकल क्वांटिटी। पहला है द यूनिट, यू से डिनोट करें, एक यूनिट की जरूरत पड़ती है हमें, जैसे मास के लिए किलोग्राम, ग्राम जो भी है हम यूज़ करें, ठीक है। लेंथ के लिए मीटर, सेंटीमीटर जो भी हम यूज़ करें, और भी ऐसे जो भी क्वांटिटीज़ हैं, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर यूज़ करें, ठीक है, मिली एम्पियर यूज़ करें, तो एक यूनिट की हमें ज़रूरत पड़ेगी, एक ऐसी स्टैंडर्ड यूनिट जिसको हम 1 मान लेंगे और उससे हम तुलना करेंगे कि उस यूनिट की, उस स्टैंडर्ड की तुलना में, कंपैरिजन में कोई गिवन क्वांटिटी जो है वो कितनी टाइम्स अधिक या कम है, ठीक है, और उसका स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये एक यूनिट की हमें ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो एक तो ये हो गया यूनिट जिसको हम स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। इसके अलावा हमें एक नंबर की भी ज़रूरत पड़ती है, जिस नंबर को हम स्मॉल एन से यहाँ डिनोट कर रहे हैं। तो 2 थिंग्स आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी, और वो है एक नंबर और एक यूनिट, दोनों की जरूरत पड़ेगी। अगर मान लो कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है, कुछ भी है, तो उसकी रिपोर्टिंग जो है क्यू के रूप में आ रही है। मान लो कि उसकी रिपोर्टिंग, उसकी मेजरमेंट की गई, और वो मेजरमेंट और करने के बाद उसकी जो रिपोर्टिंग है वो क्यू है, तो क्यू इज इक्वल टू एन यू लिखा जाएगा, ठीक है। जैसा मैंने बताया कि 2 चीज़ें चाहिए, एक नंबर चाहिए और एक यूनिट चाहिए। तो नंबर हो गया n और यूनिट हो गया u। और मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी, मान लो कि मास ही है, तो मान लो कि 2 किलोग्राम की कोई बॉडी है, तो तुम देख रहे हो कि यहाँ पर मास 2 किलोग्राम, तो क्वांटिटी मास की वैल्यू कितनी हो गई, तो q इज इक्वल टू एन की जगह 2 आ गया, और u की जगह यूनिट क्या हो गई, किलोग्राम आ गई। मान लो कि कोई लेंथ है, 5 मीटर की लेंथ है, तो तुमने देखा n की जगह 5 आ गया और u यूनिट की जगह पर मीटर आ रहा है। तो इस तरह से एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की जो रिपोर्टिंग है उसकी मेजरमेंट से रिलेटेड, वो एक नंबर और एक यूनिट की मदद से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, n और u के प्रोडक्ट के रूप में उसको लिख सकते हैं। मान लो कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। तो तुम ये भी देख रहे हो कि इस इक्वेशन में कि यदि Q कांस्टेंट रहे, यानी कि एक सर्टेन फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट करी गई और वो फिक्स्ड है, वो तो फिक्स रहेगी, Q फिक्स है, तो अगर Q कांस्टेंट है तो N बड़ा होगा तो U छोटा होगा, और N छोटा होगा तो U बड़ा होगा। या ऐसे कहो कि एक फिजिकल क्वांटिटी को हम मेज़र कर रहे हैं, ठीक है, 2 अलग अलग यूनिट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक यूनिट U1 है, दूसरी यूनिट U2 है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ समझाने के लिए, मान लो कि मास मेजर कर रहे हैं, एक यूनिट मास का हम किलोग्राम ले रहे हैं, दूसरी यूनिट ग्राम के रूप में ले रहे हैं, और मास सेम है, यानी कि मान लो कि 2 किलोग्राम की कोई बॉडी है, तो Q की वैल्यू तो 2 kg हो गई। तो 2 kg को हम 2000 ग्राम भी तो लिख सकते हैं ना। कहने का मतलब कि तो 2 kg में और 2000 ग्राम में अंतर क्या है, कोई अंतर नहीं है, सेम रिपोर्टिंग हैं, लेकिन अंतर क्या है कि नंबर्स बदल गए। यहाँ पर n की वैल्यू चेंज हो गई। क्यों चेंज हुई, क्योंकि u चेंज हुआ है। पहली रिपोर्टिंग में 2 किलोग्राम की, u की जगह किलोग्राम है U1, और दूसरी रिपोर्टिंग जो है, दूसरी बार जो यूनिट हमने इस्तेमाल किया वो ग्राम था, ठीक है। तो तुमने देखा कि ग्राम के साथ जो एसोसिएटेड नंबर है वो 2000 हो गया। तो तुम देख रहे हो कि यूनिट चेंज होते ही नंबर, एसोसिएटेड नंबर चेंज हो जाता है। अगर क्वांटिटी Q की वैल्यू, रिपोर्टिंग जो है वो फिक्स है, तो इफ़ Q इज़ कांस्टेंट, हम कह सकते हैं कि N इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू U। तुमने देखा कि 2 किलोग्राम बराबर 2000 ग्राम। तुमने ये भी देखा कि ग्राम चूंकि किलोग्राम से छोटा होता है, तो उसके साथ अटैच एसोसिएटेड जो नंबर है 2000, वो तुम देख रहे हो कि N2 से 1000 गुना बड़ा है, 1000 गुना बड़ा है। इसका मतलब यह हुआ कि N और U का जो प्रोडक्ट है वो फिक्स रहेगा, यानी कि अगर ये Q कांस्टेंट रहे तो N इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू U, यानी कि अगर यूनिट बड़ी हुई, जैसा कि तुमने देखा किलोग्राम एक बड़ी यूनिट है ग्राम के मुकाबले, तो एसोसिएटेड नंबर N क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इफ़ Q इज़ फिक्स्ड, इफ़ Q इज़ कांस्टेंट, N इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू U। और हम ये भी कह सकते हैं कि N इंटू U इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, ठीक है। ये एक आपका दूसरा रिलेशन हो गया जिसका इस्तेमाल हम करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में, या आगे भी जब हम डायमेंशनल फार्मूला उसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे तो वहाँ इसकी जरूरत पड़ेगी। अब समझ लो ये क्या है, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। तो मान लो कि U1 किलोग्राम है, U2 ग्राम है, और हम एक मास को मेजर कर रहे हैं जो 2 किलोग्राम की है। तो N1 2 रखें, N1 की जगह अगर हम 2 रखें, U1 की जगह अगर हम kg प्लेस कर दें, तो तुम देखो अगर U बदल जाए, मतलब U1 से बदल के U2 हो जाए, किलोग्राम की जगह ग्राम हो जाए,
इसके साथ जो एसोसिएटेड नंबर N2 है ये भी बदल के 2 की जगह 2000 हो जाता है। तो U बड़ा होगा, अगर जैसे U1 किलोग्राम बड़ा है तो एसोसिएटेड नंबर छोटा होगा, और अगर U छोटा है जैसे ग्राम तो उसके साथ एसोसिएटेड नंबर जो है बड़ा होगा, अगर अलग अलग यूनिट में हम एक ही फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं तो। क्लियर है? तो हियर N1 and N2 are numerical values for a physical quantity Q corresponding to the units U1 and U2 respectively। ठीक है, जैसे 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, तो यहाँ पर N1 की जगह 1 है, U1 की जगह kg है, N2 की जगह 1000 हो गया, U2 की जगह ग्राम हो गया। क्लियर है? अब हम फिजिकल यूनिट क्या होती है, अभी हमने देखा कि एक यूनिट की हमें जरूरत पड़ रही है किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। तो नंबर तो हम जानते हैं क्या होता है, यूनिट क्या होती है। तो द स्टैंडर्ड चूजन टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी, वो स्टैंडर्ड जिसको हम सेलेक्ट करते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, ऑफ द सेम काइंड। ठीक है ना? द स्टैंडर्ड चूजन टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड ए फिजिकल यूनिट, उसी को हम यूनिट कहते हैं। तो वो यूनिट, वो चीज़ यूनिट कहलाता है जो स्टैंडर्ड के रूप में होता है। वो स्टैंडर्ड जिसका इस्तेमाल हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए करते हैं। जैसे मान लो कि मेरे हाथ में एक स्टिक है, एक सर्टेन लेंथ की स्टिक है, और उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं कपड़ा मेजर करने के लिए, कपड़े की लंबाई मेजर करने के लिए, और उसको हम स्टैंडर्ड मान रहे हैं। तो एक सर्टेन फिक्स लेंथ की स्टिक को, वुडन स्टिक को अगर हम एक 1 मान लें कि वो 1, जैसे मान लो मेरा नाम अजय है, अजय यूनिट पड़ गई, उस लेंथ की यूनिट पड़ गई, तो 1 अजय इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो सर्टेन लेंथ का जो भी चीज़ होगा उसको हम 1 अजय कहेंगे और उसी को हम यूनिट कहेंगे। तो वो स्टैंडर्ड बन गया हमारा लेंथ मेजर करने के लिए। ऐसे ही अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए हम अदर यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? अब किसी भी चीज़ को मेज़र करते हैं तो क्या करते हैं, उसी यूनिट से हम तुलना करते हैं, उसी स्टिक से लेकर के, जैसे लेंथ मेज़र करना है तो वो जो 1 अजय लेंथ का जो स्टिक है उससे तुलना करते हैं कि जैसे मान लो ये टेबल की ही हमें लेंथ मेज़र करनी है, ये तो इतना 1 अजय हो गया, ये 2 अजय हो गया, ये 3 अजय हो गया। ठीक है? तो एक स्टिक की तुलना में हम देख रहे हैं कि ये कितना बड़ा है, तो ये 3 गुना 4 गुना बड़ा है, तो हम कह देते हैं कि वो स्टैंडर्ड जो भी है, जो भी नाम रखा है हमने यूनिट का, और उससे उसका 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, यानी 3 अजय है, 4 अजय है। मतलब जैसा कि जानते हो लेंथ के लिए हम मीटर यूज़ करते हैं या सेंटीमीटर, तो 3 मीटर है, 4 मीटर है। ठीक है? तो फिजिकल यूनिट वो स्टैंडर्ड है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसको सेलेक्ट किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए। ठीक है? अब वो जो भी आप स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे तो कुछ भी स्टैंडर्ड नहीं ले लेंगे, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। जो भी फिजिकल यूनिट के रूप में स्टैंडर्ड आप सेलेक्ट करेंगे एक क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए, तो वो कुछ क्राइटेरियाज को फुलफिल करना चाहिए। जैसे फर्स्ट क्राइटेरिया, तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फिजिकल यूनिट। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक, इट शुड बी वेल डिफाइंड। पहले तो वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, उसके डेफिनेशन में कोई दांव पेच, कोई मतलब एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई भी जो है उसमें किसी भी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए, एरर फ्री होना चाहिए। तो इट शुड बी वेल डिफाइंड, पहले तो प्रॉपर्ली वो डिफाइन होना चाहिए। दूसरी बात, इट शुड बी ऑफ कॉन्वीनियंट साइज। तो जो भी हम स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं, यूनिट यूज़ कर रहे हैं, तो वो न बहुत बड़े साइज़ का होना चाहिए, न बहुत छोटे साइज़ का होना चाहिए। जिस साइज़ की बॉडी को हम मेज़र करना चाहते हैं उसके आसपास का होना चाहिए, उससे न बहुत बड़ा होना चाहिए, न उससे बहुत छोटा होना चाहिए। तो ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। तीसरी, इट शुड नॉट चेंज विथ टाइम। अब वो समय के साथ जो भी स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हो वो समय के साथ चेंजेबल नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो कि हम एक लोहे का एक वाट यूज़ कर रहे हैं, 1 किलोग्राम का है, उसको हम मास मेज़र करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है? अब उसमें लोहे के मास में उसमें दिक्कत क्या होती है? दिक्कत ये होती है कि वो बरसात में जंग लग जाता है उसमें, और इस तरह की बातें, जिसकी वजह से वज़न बढ़ गया, कम हो गया। ठीक है? तो इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कोई मेटल के, स्टील का या किसी मेटल का बना हुआ एक सर्टेन लेंथ का रॉड ले रहे हैं, उससे हम उसको हमने स्टैंडर्ड बना दिया और किसी चीज़ की लेंथ मेजर करने चल रहे हैं। और हम जानते हैं कि गर्मियों में मेटल्स में एक्सपेंशन होता है, तो गर्मी के मौसम में पता चला कि वो 1 मीटर की स्टिक जो है वो थोड़ी लंबी हो गई। ठीक है? 100 सेंटीमीटर की जगह वो 101 सेंटीमीटर की हो गई। अब 101 सेंटीमीटर को हम 100 सेंटीमीटर समझने के भूल किए जा रहे हैं।
ठीक है। तो वो उससे क्या होगा कि उससे जो भी हम रिज़ल्ट लेंगे उसमें एरर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और वो यूनिट जो है हमारा स्टैंडर्ड नहीं रह पाएगा और वो अच्छा यूनिट नहीं माना जाएगा, अच्छा स्टैंडर्ड नहीं माना जाएगा। तो इट शुड नॉट एक गुड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड फिजिकल यूनिट में क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इट शुड नॉट चेंज विथ टाइम, समय के साथ उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इट शुड बी इनडिस्ट्रक्टिबल, वो किसी भी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, जल्दी से आसानी से उसको वो डिस्ट्रक्टिबल नहीं होना चाहिए। इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, पूरी दुनिया उसको एक्सेप्ट करे, ऐसा होना चाहिए। अब ये नहीं कि मैंने कह दिया कि अब मैं अपनी बीता से लंबाई मेजर करूंगा, ठीक है, तुम कहो कि तुम अपने हाथ के बीते से लंबाई मेजर करोगे, पूरी दुनिया के लोग कहें कि हम तो भाई अपने अपने अंगुल से मेजर किया करेंगे लेंथ। आज जैसा पहले के ज़माने में हुआ करता था, लठ से लोग मेजर किया करते थे, खेतों की लंबाई मेजर करते थे, उसमें झगड़ा हो जाता था, किसी का कोई छोटा लठ यूज़ कर रहा है तो कोई बड़ा लठ यूज़ कर रहा है, और तरह तरह के मेजरमेंट के तरीके अपनाए गए थे। तो वो दैट वाज नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए यूनिट जिसको पूरी दुनिया एक्सेप्ट करे, ठीक है। तो पूरा वर्ल्ड उसको एक्सेप्ट करे। जैसे लेंथ के लिए जो मीटर यूज़ करते हैं वो उसको पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया है, आगे हम लोग देखेंगे। तो इट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। अच्छा, बड़े आसानी से उपलब्ध भी हो जाना चाहिए, उसको बनाना भी बड़ा आसान होना चाहिए। हालांकि हम देखेंगे कि इतना आसान भी नहीं होता है जो स्टैंडर्ड हम चूज़ करते हैं, लेकिन ये एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। It should not be affected by the change in physical conditions such as pressure, temperature, humidity, ठीक है। मतलब कि ऐसा स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए जिस पर प्रेशर का प्रभाव पड़ा और प्रेशर के प्रभाव से उसमें तब्दीली आ गई, टेम्परेचर चेंज होने से गर्मी में जाड़े में क्या हो गया उसमें चेंज आ गया, ठीक है, चाहे ह्यूमिडिटी के कारण किसी तरह का प्रॉब्लम आ गया या किसी और तरीके का एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के कारण स्टैंडर्ड हमारा बदल गया, उसमें उसके स्वभाव में, उसके डायमेंशन में परिवर्तन आ गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए एक अच्छे फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए, एक अच्छे यूनिट के लिए, ठीक है। तो इन सभी बातों का ख्याल रखते हुए बहुत सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स प्रपोज किए गए हैं जिनको हम लोग जानेंगे। तो पहले ये जानते हैं कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं। तो एक कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स विच इज यूज्ड टू मेजर ऑल काइंड्स ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज इज कॉल्ड ए सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स वो यूनिट्स होते हैं जो सभी तरह के फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए या डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए इस्तेमाल किए जा सके, ठीक है। तो वो पूरा सेट जो सिस्टम का होगा, अभी हम देखेंगे अच्छी तरह से कि किस प्रकार के सेट ऑफ सिस्टम्स हैं, तो उससे समझ में आएगा। जैसे कि सम पॉपुलर सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स आर CGS सिस्टम, आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट जिसमें लेंथ को हम सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं, मास को ग्राम में मेज़र किया जाता है, टाइम को सेकेंड में मेज़र करते हैं। तो इसका इस्तेमाल फ्रांस में शुरू हुआ था और आज भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एक दूसरा यूनिट सिस्टम चलता है, आज भी वो ब्रिटेन वाले ब्रिटिश लोग यूज़ करते हैं, FPS सिस्टम। FPS में क्या होता है कि इस सिस्टम में लेंथ को मेज़र करने के लिए फुट का इस्तेमाल किया जाता है। फुट वही जो तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में आधे फुट का स्केल होता है ना, वही, और लंबा वाला स्केल जो 1 फुट का होता है उसका इस्तेमाल लेंथ मेजर करने के लिए करते हैं। पाउंड का इस्तेमाल आज भी तुमने देखा होगा, क्रिकेट में जो बॉल होते हैं वो पाउंड में कितने पाउंड का बॉल होगा, यहाँ तक कि हम बर्थडे के लिए केक्स वगैरह भी खरीदने जाते हैं तो पाउंड में केक की बात चलती है, क्योंकि केक हमारे यहाँ का प्रचलन था नहीं, ये बाहर से ये कल्चर आया, ब्रिटिश लोगों के यहाँ से आया। तो क्या हुआ कि आज भी केक को हम किलोग्राम में नहीं पाउंड में ही मेजर करते हैं, 450 ग्राम के आसपास एक पाउंड होता है। तो वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स जिसमें लेंथ को फुट में मेजर करें, मास को पाउंड में मेजर करें, टाइम को सेकंड में, तुम देख रहे हो टाइम तो सेकंड में ही मेजर हो रहा है। तो ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है ब्रिटिश लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया और वो आज भी प्रचलन में है। ऐसे सिस्टम को हम FPS सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। अब बात करते हैं हम कि तीसरा MK सिस्टम ऑफ यूनिट की। MK सिस्टम ये भी फ्रांस में इस्तेमाल होता था और आज भी खूब इस्तेमाल होता है। M मतलब मीटर, ठीक है, K मतलब किलोग्राम, S मतलब सेकेंड। तो ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट जिसमें लेंथ को मेज़र करने के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम और टाइम के लिए सेकेंड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इनको हम MK सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। लेकिन इनके साथ एक दिक्कत है, ये सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया कि ये 3 ही फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, मास, लेंथ एंड टाइम, अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ भी हैं। तो उनके लिए हमें एक अलग से सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो एक चौथे सिस्टम की बात करते हैं जो हर तरह के फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए यूनिट प्रोवाइड करता है, वो है
SI सिस्टम, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 7 बेसिक यूनिट्स। इसमें 7 बेसिक यूनिट्स और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात होगी, जिसको अभी हम लोग जानेंगे। तो इस सिस्टम ऑफ यूनिट को, जिसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहा जाता है, वो इसमें देयर आर 7 यूनिट्स, 7 SI यूनिट्स जो बेसिक यूनिट्स के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वो 7 फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी में आते हैं वो कौन से हैं, मैंने बताया लेंथ है। तो SI सिस्टम में लेंथ मेजर करने के लिए मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। मीटर का सिंबल जानते हो, स्मॉल है। मास दूसरी क्वांटिटी है जिसका मेजर करने के लिए किलोग्राम का इस्तेमाल करते हैं, सिंबल होता है kg। टाइम के लिए सेकेंड यूज़ करते हैं, सिंबल S हो गया। टेम्परेचर मेजर करने के लिए ध्यान देना केल्विन यूज़ करते हैं, केल्विन, डिग्री सेल्सियस नहीं। डिग्री सेल्सियस जो है SI यूनिट नहीं है, केल्विन याद रख लेना, आगे से खूब जरूरत पड़ेगी हमें। तो केल्विन जिसका सिंबल K है, ये इस्तेमाल करेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए एम्पियर यूज़ करते हैं, ये तो तुम्हें पता ही है, 10 से करते आ रहे हो। इसका सिंबल क्या हो गया, A हो गया। ल्यूमिनस इंटेंसिटी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की तरह ट्रीट करी जाती है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब पहले समझ लो, लाइट की जो इंटेंसिटी है उसी को ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। अगर तुम एक बल्ब के सामने उसकी रोशनी में अगर हम पढ़ रहे हो, टेबल के पास रखे हो, तो तुमने देखा होगा कि बल्ब को जैसे जैसे तुम टेबल के करीब लेते आओ, ठीक है, तो लाइट की चमक क्या हो जाती है, जो पेपर पे पेज पे पड़ रही है वो उसकी बढ़ती जाती है, चमक बढ़ती जाती है, ब्राइटनेस बढ़ता जाता है, यानी कि इल्यूमिनेशन उसका बढ़ता जाता है। तो इस इल्यूमिनेशन को, इस ब्राइटनेस को, इस ल्यूमिनिसिटी को भी एक फिजिकल क्वांटिटी की तरह माना जाता है, ठीक है, कि कितना ब्राइटनेस है, इसको मेजर करने की ज़रूरत पड़ती है हमें। इसीलिए ऐसे एक फिजिकल क्वांटिटी का जन्म हुआ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मतलब प्रकाश की तीव्रता हिंदी में कहते हैं मतलब लाइट कितना इंटेंस है, कितना ब्राइट है या कम ब्राइट है। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेजर करने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी कैंडेला का इस्तेमाल किया जाता है। कैंडेला, कैंडल वर्ड से यूज हुआ है ये कैंडेला, ठीक है। अब कैंडेला क्या है बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। कैंडेला की जो सिंबल है वो CD लिखी जाती है, CD, ये कैंडेला हो गया। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेजर करने के लिए, जो कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका जो कैंडेला सिस्टम, कैंडेला बेसिक यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, जिसका सिंबल CD हो गया। क्वांटिटी ऑफ मैटर क्या होता है, देखो देखने में तो तुम्हें लगेगा क्वांटिटी ऑफ मैटर और मास एक ही लगेंगे, क्योंकि मास के बारे में भी तुम्हें यही कहा जाता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्वांटिटी ऑफ मैटर। लेकिन क्वांटिटी ऑफ मैटर एक अलग तरह के फिजिकल क्वांटिटी के रूप में, जिसको बेसिक क्वांटिटी की तरह ट्रीट किया जाता है, और इसकी यूनिट होती है मोल होती है, जिसका सिंबॉलिक फॉर्म MOL होता है। तो समझो ये क्या है। देखो, क्वांटिटी ऑफ मैटर का मतलब ये होता है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में उसमें कितने एटम्स या कितने मॉलिक्यूल्स या कितने आयंस मौजूद हैं, उसके जो भी जिन एटम से भी वो बना हुआ है, जिन मॉलिक्यूल से बना हुआ है। यहाँ ये तात्पर्य है क्वांटिटी ऑफ मैटर से, ये सेंस है कि हाउ मेनी एटम्स, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स और हाउ मेनी आयंस आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू फॉर्म ए सर्टेन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ मैटर, इसको हम मोल में मेजर करते हैं, और तुम जानते हो 1 मोल क्या होता है मोल कॉन्सेप्ट से, कि दिस इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। इतनी ह्यूज नंबर को, इतनी बड़ी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, ये एक नंबर है, और जो नंबर ऑफ एटम साइंस के और मॉलिक्यूल्स के बारे में बताता है, जिससे कि कोई मटेरियल बना हुआ है। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हो गए। इसके अलावे 2 और क्वांटिटीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है, और उनको भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की तरह ट्रीट किया जाता है, और उनको सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहते हैं, और उनकी जो यूनिट्स है सप्लीमेंट्री SI यूनिट्स कहलाते हैं। तो वो क्वांटिटीज़ हैं प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या होती है, तुम देखो, मान लो कि हम इस पेज पे एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान देना, सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। तो इस सर्कल का एक आर्क ले लें, अगर हम ए बी आर्क जो है ये कुछ एंगल सबटेंड कर रहा है एट द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। तो ये एंगल जो है एक प्लेन में है, और इस एंगल को हम प्लेन एंगल कहते हैं। इसकी यूनिट जो है रेडियन होती है, ध्यान देना, SI यूनिट में इसकी यूनिट डिग्री नहीं है, इसकी यूनिट रेडियन होती है। और 1 रेडियन कितना होता है, तो ये जान लो कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 180 रेडियन हो जाएगा, ठीक है। वैसे रेडियन को हम ठीक से जानेंगे, अलग से क्या होता है डेफिनेशन, लेकिन डिग्री और रेडियन में जो रिलेशन वो मैं बता दूँ। डिग्री यूज़ नहीं करेंगे, बस इतना जान लीजिए। प्लेन एंगल मेजर करने के लिए आप SI सिस्टम में उसकी यूनिट डिग्री नहीं होती है, उसकी यूनिट रेडियन होती है, और इसका सिंबल RAD होता है, ठीक है।
और एक दूसरी तरह की एंगल है जिससे पहली बार आपका पाला पढ़ने जा रहा है, वो है सॉलिड एंगल। ध्यान देना, सॉलिड एंगल क्या चीज़ होती है जरा ये समझ लें पहले। अच्छा, अभी प्लेन एंगल में तुमने देखा कि एक सर्कल के सेंटर पर उसके किसी आर्क लेंथ के द्वारा बनाया गया जो एंगल है उसको हम प्लेन एंगल कहते हैं, और जिसकी यूनिट हमने चर्चा करी रेडियन के रूप में। क्या होगा यदि हमारे पास एक स्फीयर हो, ठीक है, और उस स्फीयर के सरफेस पर एक छोटा सा हम टुकड़ा ले रहे हैं, उस टुकड़े के द्वारा उस स्फीयर के सेंटर पर कितना एंगल बनाया जाएगा, अगर हम ये जानने की कोशिश करें तो उसी एंगल को हम सॉलिड एंगल कहते हैं। जैसे मान लो कि ये आलू है मेरे पास, ठीक है, मान लो कि ये सॉलिड, ये क्या है, ये एक स्फेरिकल है, सपोज करो, वैसे एग्जैक्टली तो है नहीं बट करीब करीब अगर स्फेरिकल मान लें, तो इसका सरफेस, इसके सरफेस पर एक छोटा सा पीस हम ले रहे हैं, ठीक है। ये पीस हम कट करके अगर हम निकाल लें, समझाने के लिए तुम लोग को पहले ही कट कर रखा था, ठीक है, तो ये टुकड़ा जो है मान लो कि ये सेंटर पे मिल रहा था, तो ये सेंटर पे जितना एंगल बनाएगा, तो ये जो एंगल हो गई ना पूरी, ये पूरी एंगल ये सॉलिड एंगल कहलाएगी। तो ये जो आलू के सरफेस पर ये जो छोटा सा पोर्शन था एरिया, ये जो करीब करीब रेक्टेंगुलर जैसा दिख रहा है तुमको, ये जो सेंटर पे जो एंगल बना रहा है ना, सेंटर पे ये देख रहे हो, ये 3 डायमेंशनल 3D स्पेस में है ये पूरा, ठीक है। तो ये पूरा 3D स्पेस में पाया जाने वाला ये जो एंगल हुआ, ये प्लेन में नहीं है, ये एंगल जो है सॉलिड एंगल कहलाएगा। क्लियर है? तो आज के बाद ये कॉन्सेप्ट दुरुस्त कर लेना, सॉलिड एंगल। तो किसी स्फीयर के सरफेस पर मौजूद एक स्मॉल एरिया के द्वारा उस स्फीयर के सेंटर पे जितनी एंगल बनाई जाए, ठीक है, उसी को सॉलिड एंगल कहते हैं। और इस सॉलिड एंगल की जो यूनिट है वो स्टेरेडियन होती है। ध्यान देना, रेडियन नहीं, स्टेरेडियन। अलग से मैं डिफाइन करूंगा इसको अलग अलग, ठीक है, तब समझ में आएगा। स्टेरेडियन, और इसका सिंबल होता है SR, ठीक है। तो सॉलिड एंगल एक नई बात आपके सामने आई है, और इसको मेजर करने के लिए हम स्टेरेडियन यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। SR इसका सिंबल होता है। अब 1 बाई 1 जितने भी ये यूनिट्स हैं, ये 7 और 2 9 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के ये जो यूनिट्स हैं, मीटर, किलोग्राम, इन सब को एक बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है, और इसको मान्यता मिली है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, पूरी दुनिया ने मान्यता दी है इन यूनिट्स को। तो 1 बाई 1 समझते हैं कि आखिर 1 मीटर मतलब क्या, 1 किलोग्राम मतलब क्या, 1 सेकेंड मतलब कितना। तो इन सभी यूनिट्स की डिस्क्रिप्शन को जानने की कोशिश करते हैं, ये सभी यूनिट्स का डेफिनेशन जानते हैं, और इसमें थोड़ा सा आपको पेन लेना होगा। तो सबसे पहले लेंथ मेजर करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल किया जाता है SI सिस्टम में, मीटर। जानते हैं कि 1 मीटर होता कितना है। तो 1 मीटर इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल ऑफ 1 अपॉन, अब तो ये पढ़ना मेरे लिए मुश्किल है, बहुत बड़ी संख्या है, 29,92,92,458 भाग, 1/29,97,92,458 भाग ऑफ ए सेकेंड। 1 सेकेंड के इतने छोटे भाग में, मतलब 1 सेकेंड के इतने छोटे फ्रैक्शन में 1/29,97,92,458 सेकेंड में, इतने कम समय में लाइट वैक्यूम से होकर के जितनी दूरी ट्रेवल कर लेता है, उसी डिस्टेंस को 1 मीटर माना गया है, ठीक है। जिसका अर्थ ऐसे भी कह सकते हो कि 1 सेकेंड में लाइट जो है ये कितनी दूरी तय करती है, 29,97,92,458 मीटर की दूरी लाइट 1 सेकेंड में वैक्यूम से होकर के ट्रेवल करती है, ठीक है। तो 1 मीटर कैसे डिफाइन किया गया, 1 अपॉन दिस मच टाइम को में ट्रेवल डिस्टेंस को बाय द लाइट इन थ्रू वैक्यूम, दैट इज डिफाइंड एज 1 मीटर। अब इस डेफिनेशन में क्या है कि ये कहीं भी ब्रह्मांड के किसी भी कोने में ये डेफिनेशन फेल होने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसमें एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस होना चाहिए, और इसमें कहीं कोई कुछ भी एरर वाली बात नहीं है, ठीक है। ये बहुत एक्यूरेसी के साथ ये लाइट की स्पीड वैक्यूम में मेजर भी करी गई है, और वो इतनी आती है। किलोग्राम कैसे डिफाइन करते हैं, तो 1 kg इज़ द मास ऑफ ए सिलेंडर। ये एक ऐसे सिलेंडर का मास है जो प्लेटिनम इरिडियम के अलॉय का बना हुआ होता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दुनिया में सभी किलोग्राम जो है प्लेटिनम इरिडियम के बने हुए हैं, पहले समझ लो ये स्टैंडर्ड जो है। तो पेरिस में एक इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट की डिपार्टमेंट है, ऑफिस है, सेवरेस एक जगह है वहाँ पर, नियर पेरिस, फ्रांस में। तो वो उस संस्था में ये एक प्रोटोटाइप प्लेटिनम इरिडियम अलॉय का बना हुआ 1 kg का एक सिलेंडर रखा हुआ है।
एक ऐसा सिलेंडर जो प्लेटिनम इरिडियम एलॉय का बना हुआ है और उसकी हाइट और डायमीटर दोनों सेम है, ठीक है, हाइट और डायमीटर दोनों उसके सेम है, और ऐसा सिलेंडर रखा हुआ है वहाँ पर पेरिस के इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स में। वहाँ पर दरअसल हर तरह की फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स जो भी है उसको सजो कर रखा गया है, बहुत वो प्रोटेक्ट करके रखा गया है, और उसका जितना मास होता है ना उसी से तुलना करके दुनिया के जितने भी बार्ट हैं, जितने भी वेइंग 1 kg वाले जो भी लोहे का जो भी बढ़ रहा है, ठीक है ना, उसकी तुलना उसकी मास उसी स्टैंडर्ड प्लेटिनम इरिडियम के अलॉय से बने हुए सिलेंडर से करते हैं, और उससे तुलना करके उसके वजन के बराबर जो भी वजन होगा, जिस चीज़ का भी वजन अगर उस वजन के बराबर है तो उसको हम 1 किलोग्राम मानते हैं, ठीक है। तो चूँकि पूरी दुनिया ने उस सिलेंडर के मास को 1 kg एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब वो क्या है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, तो ऐसे मास को हम 1 kg कहते हैं। सेकंड क्या होता है, तो 1 सेकंड इज़ द ड्यूरेशन ऑफ, भी पढ़ना मुश्किल है, 1 सेकंड इज़ द ड्यूरेशन ऑफ, इसको ठीक से समझना तुम लोग। हाँ, 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 periods of the radiation corresponding to the transition between two hyperfine level of the ground states of cesium-133 एटम। देखो कितना टेढ़ा लग रहा है, लेकिन इसकी जरूरत पड़ गई, क्यों? क्योंकि एटॉमिक क्लॉक्स जो है वो इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। सिद्धांत क्या है, ये मतलब एक डेफिनेशन है टाइम को डिफाइन करने का, 1 सेकेंड को इस तरह से डिफाइन किया गया है। सीजियम एक एलिमेंट है, जानते हो, सीजियम का 133 वाला जो आइसोटोप होता है, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑक्सीलेट करते रहता है, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट ऑक्सीलेट कर रहा होता है। तो वो जब ऑक्सीलेट करेगा हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल को, 2 हाइपर फाइन एनर्जी लेवल्स के बीच, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के रूप में उसमें से वेव्स निकलते हैं, और वो जो रेडिएशन निकलता है, तो तुम जानते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, टाइम पीरियड होती है, यानी कि 1 साइकिल कंप्लीट करने में, 1 वेव प्रोड्यूस होने में जो टाइम लगेगा, तो जितना टाइम लगता है 1 वेव प्रोड्यूस होने में, तो उसका कितना गुना ज़्यादा टाइम 1 सेकेंड कहलाता है, तो उसका 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 गुने ज़्यादा समय को 1 सेकेंड कहा जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत हो पूछ लेना, ठीक है, मैं एक बार और रिपीट कर दूँ। सीजियम एटम के अंदर, सीजियम 133 आइसोटोप के एटम के अंदर एक आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीलेट कर रहा होता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, ठीक है। तो जब वो डीएक्साइट होता है ना लोअर एनर्जी लेवल को, तो वो एक खास तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है, जिसकी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होती है, और सर्टेन टाइम पीरियड से वो ऑक्सीलेट कर रहा होता है। तो वो एक वेव के प्रोड्यूस होने में जितना टाइम लगता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऐसे एटम में से 2 हाइपर फाइन लेवल्स में जो ट्रांजिशन हो रहा होता है इलेक्ट्रॉन का हायर टू लोअर एनर्जी लेवल को, तो उस वेव के टाइम पीरियड के 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 गुने अधिक टाइम को हम क्या कहते हैं, 1 सेकेंड के रूप में डिफाइन करते हैं। अब ये एक ऐसा डेफिनेशन है जिस पर बेस्ड हमारे एटॉमिक क्लॉक्स काम करते हैं, और वो ये एटॉमिक क्लॉक्स जो हैं हजारों साल में भी 1 सेकेंड का भी उनमें भूल चूक नहीं होता, 1 सेकेंड की भी डिले नहीं होती है, या 1 सेकेंड का भी क्या कहेंगे टाइम एरर नहीं होता है। 5000 साल में मैंने सुना है कि कहीं 5000 साल में जाकर के 1 सेकेंड का हेर फेर उसमें होता है, जिसके लिए करेक्शन करना पड़ता है। और हमारी घड़ियाँ क्या हो जाती हैं, जो भी आप वॉच यूज़ करते हो वो स्लो हो जाती है, फास्ट हो जाती है, इस तरह की प्रॉब्लम होती है। लेकिन इस डेफिनेशन पर बेस्ड जो एटॉमिक क्लॉक्स बनाए गए हैं वो करीब 5000 साल में जाकर के 1 सेकेंड के लिए उनके टाइम में हेरा फेरी होती है। इसीलिए इसको चूँकि टाइम का मेजरमेंट हमें बहुत एक्यूरेसी के साथ ज़रूरत पड़ती है कई एक्सपेरिमेंट्स में, इसीलिए इस तरह के डेफिनेशन की हमें ज़रूरत पड़ती है जो हाईली प्रिसाइज रिपोर्टिंग करे टाइम के बारे में, और सेकेंड के फ्रैक्शन वाले पार्ट को भी क्या करे किसी एक्सपेरिमेंट में वो उस घट रही घटना को एक्सप्लेन कर सके। एम्पियर कैसे डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट एम्पियर होती है, ठीक है। तो 1 एम्पियर इज दैट कांस्टेंट करंट which if maintained in 2 straight parallel conductors of infinite length
of negligible cross section and placed 1 meter apart in vacuum would produce between these conductors a force equal to 2 into 10 to power minus 7 न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ। अब देखो ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है, लेकिन क्या करें, तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा इस डेफिनेशन को। ध्यान देना, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट तुमने पढ़ा होगा, उस पर बेस्ड है ये 1 एम्पियर का डेफिनेशन। वैसे 12th क्लास में डिटेल जानोगे, लेकिन फिलहाल मैं समझा दूँ। मान लो कि हमारे पास, एक मिनट, हाँ, मान लो कि हमारे पास 2 वायर्स हैं, ठीक है, 2 करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, और दोनों कंडक्टर्स जो है इनकी खुद की थिकनेस काफ़ी इग्नोरेबल है, काफ़ी थिन है 2 कंडक्टर्स, ठीक है, और 1 मीटर के सेपरेशन पे 2 स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स रखे गए हैं, ठीक है, और दोनों कंडक्टर्स में सेम अमाउंट ऑफ करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो जानते हो क्या होता है, दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में आ जाते हैं, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, दोनों ही करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, दोनों एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड में होने की वजह से दोनों एक दूसरे पर फोर्सेज एक्सर्ट करते हैं। और 10th में पढ़ा होगा आपने कि 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स एक दूसरे को एक्चुअल में अट्रैक्ट करने लगते हैं, ठीक है, इस फोर्स के कारण। पहले तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, देन आफ्टर ईच कंडक्टर विल एक्सपीरियंस ए फोर्स टुवर्ड्स ईच अदर, और उसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ये मेजर किया गया है कि अगर 1 मीटर के फासले पर ये 2 स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हैं और दोनों से होकर के सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है, और अगर वो 1 एम्पियर का करंट दोनों में फ्लो होता हो, डीसी करंट मेरा मतलब, तो दोनों जो है, दोनों का यूनिट लेंथ, ध्यान देना, पूरी कंडक्टर नहीं, दोनों का यूनिट लेंथ यानी 1 मीटर ऑफ द कंडक्टर जो होगा दोनों का, एक दूसरे की ओर 2 into 10 to power minus 7 न्यूटन के फोर्स से अट्रैक्ट हो रहा होता है, जब दोनों में 1 एम्पियर के करंट जा रहे होते हैं। तो इस तरह से 1 एम्पियर का हमें डेफिनेशन मिल गया, तो उसी आधार पे जो है ये 1 एम्पियर का डेफिनेशन है आपका। अब 5वां, केल्विन, टेम्परेचर की यूनिट, ऐसा यूनिट केल्विन होती है। ध्यान देना, मैं पहले भी कह चुका हूँ, डिग्री सेल्सियस नहीं होती है ऐसा यूनिट। केल्विन कैसे डिफाइन करते हैं? 1 Kelvin is the fraction 1 upon 273.16 of the thermodynamic temperature of the triple point of water। वाटर की एक ट्रिपल पॉइंट जैसी कोई चीज़ होती है, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ोगे, अभी मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग कर दूंगा आपको। वाटर की ट्रिपल पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास होती है, 0 डिग्री सेल्सियस होती है, ठीक है। वो ट्रिपल पॉइंट पर होता क्या है कि वाटर, सिर्फ वाटर की इफेक्ट नहीं होता है, वाटर एक सर्टेन प्रेशर भी होता है, 0.46 mmHg होता है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी लेवल शायद होता है, तो सिर्फ टेम्परेचर फैक्टर नहीं है। तो एक सर्टेन टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस एंड 0.46 मिलीमीटर ऑफ मरकरी लेवल, इतने प्रेशर पर क्या होता है कि वाटर, आइस, वेपर और वाटर तीनों फेज में एक साथ मौजूद होता है। तो उस 0 डिग्री सेल्सियस वो जो टेम्परेचर है उसका 1/273.16 पार्ट जो होता है इस ट्रिपल पॉइंट की टेम्परेचर का, उसको हम 1 केल्विन कहते हैं, ठीक है। और 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन के बराबर होता है, 273.16 केल्विन के बराबर होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें केल्विन का डेफिनेशन मिल जाता है, जो कि एसआई यूनिट है टेम्परेचर की। कैंडेला की बात करते हैं, इट इज़ एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसके बारे में मैं बता चुका। इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेजर करने के लिए इस यूनिट का यूज़ करते हैं हम। 1 कैंडेला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन ए गिवन डायरेक्शन ऑफ ए सोर्स। एक ऐसे सोर्स की ल्यूमिनस इंटेंसिटी एक गिवन डायरेक्शन में 1 कैंडेला की होती है, दैट एमिट्स मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन। तो मान लो कि कोई सोर्स है जो 540 into 10 to power 12 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन इमिट कर रहा है। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर वो रेडिएशन इमिट कर रहा है तो और जिस डायरेक्शन में उसकी इंटेंसिटी जो है 1/683 वाट पर स्टेरेडियन। स्टेरेडियन मैंने बता दिया सॉलिड एंगल। तो अगर ऐसा सोर्स 540 गुना 10 का पावर 12 हर्ट्ज वाला कोई सोर्स जो रेडिएशन इमिट करेगा, उस रेडिएशन के द्वारा, उस रेडिएशन की एक सर्टेन डायरेक्शन में अगर इंटेंसिटी 1/683 वाट पर स्टेरेडियन हो, तो उतनी इंटेंसिटी को हम 1 कैंडेला मानते हैं, ठीक है। अब 7वां, मोल की बात करते हैं। 1 मोल इज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स एज मेनी एलिमेंट्री एंटिटीज एज देयर आर एटम्स इन 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स। तो कार्बन
का जो ये C12 वाला आइसोटोपिक फॉर्म होता है उसके 12 ग्राम में, तुम जानते हो 12 ग्राम कार्बन जो है उसमें 1 मोल के बराबर एटम्स होते हैं उसके, तो 12 ग्राम का मतलब ही हुआ 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप का। उसमें जितने एटम्स मौजूद होते हैं कार्बन के उतनी बड़ी संख्या को ही हम क्या कहते हैं, 1 मोल कहते हैं। और तुम जानते हो कि एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होता है एंड दैट इज नोन टू यू। अब सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात करते हैं, दो जो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री यूनिट्स की जरूरत पड़ी है। एक है रेडियन, प्लेन एंगल मेजर करने के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं, एंड दिस इज डिफाइंड एज द प्लेन एंगल subtended at the center of a circle by an arc equal in length to the radius of the circle। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया कि प्लेन एंगल के सेंटर पर किसी सर्कल के गिवन आर्क के द्वारा, एक सर्कल के गिवन आर्क के द्वारा उसके सेंटर पर जो एंगल बनाया जाएगा यही एंगल क्या कहलाता है, प्लेन एंगल कहलाता है, जिसकी यूनिट जो है रेडियन होती है। ठीक है, अब ये कितना होगा, तो मान लो कि ये आर्क लेंथ की लंबाई जो है L लेते हैं, आर्क लेंथ L लेते हैं, जो कि सेंटर पे मान लो कि थीटा रेडियन के एंगल बना रहा है, और इस सर्कल की रेडियस अगर R है तो ये जो थीटा होता है वो एक्चुअल में आर्क अपॉन रेडियस होता है, यानी L अपॉन R होगा। तो ये थीटा इजकल टू L अपॉन R होता है, या यूँ कहो R इंटू थीटा इजकल टू L होता है, आर्क लेंथ के बराबर। तो थीटा की वैल्यू 1 रेडियन कब कहलाएगी, तो यहाँ से देखो इस फॉर्मूला से थीटा की वैल्यू 1 जब होगी तो L अपॉन R 1 के बराबर होगा। L अपॉन R 1 होने का मतलब होगा कि L इजकल टू R होना चाहिए। तो 1 रेडियन के एंगल किसी गिवन सर्कल के गिवन आर्क के द्वारा सेंटर पे बनाया हुआ तब माना जाएगा जब उस आर्क लेंथ की लंबाई जो है उस सर्कल के रेडियस के एग्जैक्टली इक्वल हो जाए। तो उस आर्क लेंथ के द्वारा सबटेंडेड एंगल को एट द सेंटर हम 1 रेडियन का मानते हैं। अब लास्ट में ये सॉलिड एंगल स्टेरेडियन को डिफाइन कर लेते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ सर्कल की बात नहीं होगी, एक स्फीयर की बात होगी। तो दिस इज डिफाइंड एज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर बाय ए सरफेस ऑफ द स्फीयर इक्वल इन एरिया टू दैट ऑफ ए स्क्वायर हैविंग ईच साइड इक्वल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर। 1 स्टेरेडियन का ये डेफिनेशन है। पहले 1 स्टेरेडियन तो छोड़ो, ये जो भी सॉलिड एंगल है उसको जिस सिंबल से हम डिनोट करते हैं वो सिंबल ओमेगा कहलाता है। ये देखो, ये ओमेगा सिंबल है। दिस इज यूज्ड टू मेजर द सॉलिड एंगल हुज यूनिट इज स्टेरेडियन। तो मान लो कि एक स्फीयर है, उस स्फीयर पर मौजूद एक सरफेस जो है, यही सरफेस जो है, ये जो कटा हुआ पोर्शन है, मान लो कि सेंटर पे सिग्मा ओमेगा स्टेरेडियन की एंगल, सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है। तो इस ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, ये ओमेगा बराबर क्या होता है कि ये सरफेस एरिया, जिस सरफेस एरिया के द्वारा बनाया गया सॉलिड एंगल की बात कर रहे हैं हम, वो सरफेस एरिया आप ले लो और डिवाइडेड बाई इस स्फीयर की जो रेडियस होगी उसका स्क्वायर नीचे में कर दीजिए आप डिनोमिनेटर में। तो किसी गिवन स्फीयर के सरफेस के ऊपर मौजूद एक गिवन सरफेस एरिया के द्वारा बनाया गया सेंटर पर जो सॉलिड एंगल है उसकी वैल्यू उस सरफेस एरिया की वैल्यू डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर के इक्वल होती है। ठीक है, अब इस ओमेगा की वैल्यू 1 स्टेरेडियन कब होगी, तो जब ये ओमेगा 1 स्टेरेडियन का होगा। मान लो कि ये 1 स्टेरेडियन की एंगल बन रही है, तो 1 स्टेरेडियन सिग्मा ये ओमेगा की वैल्यू हो गई। तो जब ये 1 होगी तो सरफेस एरिया जो है रेडियस स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी कि 1 स्टेरेडियन जब एंगल होगी तो जो जिस सरफेस एरिया के द्वारा वो एंगल सेंटर पर 1 स्टेरेडियन की बनाई जाएगी, फॉर्म करी जाएगी, वो सरफेस एरिया इसकी रेडियस के, मान लो कि ये रेडियस हुआ जैसे, तो इस रेडियस के ये सेंटर पर था तो ये रेडियस के स्क्वायर के इक्वल होगी। तो मान लो कि इस स्फीयर का रेडियस r है, ठीक है, और हमने इसकी सरफेस पर एक स्क्वायर कट कर रखा है। ये एरिया किस रूप में कट कर रखा है, स्क्वायर के रूप में, और एक ऐसा स्क्वायर जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों इस स्फीयर की रेडियस r के बराबर है। तो लेंथ भी r, ब्रेड्थ भी r, ठीक है। तो ये इसकी टोटल एरिया कितनी हो जाएगी, ये r स्क्वायर हो जाएगी इस स्क्वायर की एरिया। तो r स्क्वायर
अपॉन आर स्क्वायर करोगे, सरफेस एरिया हो गई आर स्क्वायर, अपॉन आर स्क्वायर तो करोगे तो कैंसिल होके 1 हो गया, तो 1 स्टेरेडियन इज दैट एंगल विच इज सबटेंडेड बाई ए स्क्वायर ऑफ एरिया आर स्क्वायर प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ ए स्फीयर एट इट्स सेंटर। ठीक है, तो इस तरह से स्टेरेडियन को हमने डिफाइन कर लिया। तो ये एक नई चीज़ आपके सामने आई, और भी कई नई चीज़ें आई हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये यूनिट एंड डायमेंशन का ये यूनिट वाला पोर्शन आपको ठीक से समझ में आया होगा। समझते हुए जो भी डाउट से क्लियर करा लीजिएगा पूछ के मेरे से, और इसका एक प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। कल आगे बढ़ेंगे हम लोग। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।